अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जिसे आप सुनते हैं हर जुम्मे के दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। सेहत दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में सेहत को बहुत पीछे छोड़ देते हैं और फिर याद उस वक्त आता है जब सब कुछ पानी सर से गुजर चुका होता है। आज बहुत ही एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे, फ़िज़ियोथेरेपी। फ़िज़ियोथेरेपी क्या है? और मैं ये आसान लफ्ज़ों में कह सकती हूँ कि फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसा शोबा है जो इंसानी जिस्म की हरकत को, और या ये कह सकते हैं कि दर्द के बग़ैर ज़िंदगी गुजारने में हमें एक अहम किरदार अदा करता है। चाहे वो किसी हादसे के बाद की बहाली हो, या फिर किसी बीमारी के असरात को कम करना हो, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए जिस्मानी वर्जिश हो। यानी हर उम्र और हर कैफियत के अफराद के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो हमारे पास आज स्टूडियो में मिस फ़रा दीबा मौजूद हैं। शी इज़ मैनेजर फ़िज़ियोथेरेपी सर्विसेज लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। आज हम ये भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी होता क्या है और किन किन जगहों पर इनकी ज़रूरत पड़ती है, और फ़िज़ियोथेरेपी क्या सर्विसेज इस वक्त लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और पुरानी फ़िज़ियोथेरेपी और अब में लेटेस्ट साइंस ने कितनी तरक्की की, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस फ़रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं अम्बर? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका आने का। वेलकम। मिस फ़रा, बहुत ही अहम टॉपिक है आज हमारा, और मैं समझती हूँ कि मेडिकल के हर शोबे के साथ फ़िज़ियोथेरेपी कनेक्टेड है। तो मैं पहले आसान लफ्ज़ों में मैं चाहूँगी कि आप हमारे सामीन को बताइए कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या होती है। अच्छा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया फिज़ियोथेरेपी को। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये बहुत क्रूशियल हेल्थ केयर प्रोफेशन है, बिकॉज़ आप अगर हॉस्पिटल में देखें तो हॉस्पिटल में तो फ्रॉम दी स्टार्ट टिल एंड, फ्रॉम इमरजेंसी टिल डिस्चार्ज, इवन आफ्टर डिस्चार्ज, हर पेशेंट को फिज़ियोथेरेपी की नीड होती है। इसके अलावा फ़िज़ियोथेरेपी वो ट्रीटमेंट है जिसमें हम बाय एक्सरसाइजेज़, जो भी हमारी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज़ होती हैं, मैनुअल थेरेपी, और हम इसमें मोडालिटीज़ ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स की, जो उनकी फंक्शनल डिसेबिलिटीज़ को बेहतर करता है। अच्छा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप फंक्शनल डिसेबिलिटीज़ को नहीं ठीक करते, प्रिवेंशन भी आप बहुत ज़्यादा करते, क्योंकि इट्स अ प्रिवेंटिव होलिस्टिक केयर। अगर आप फिज़ियोथेरेपी की बात करते हैं तो पहले फिज़ियोथेरेपी में ये होता था कि जस्ट पेन मैनेज करना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फिज़ियोथेरेपी में आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं कि इफ़ आपके प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप आपकी बहुत लॉन्ग सेटिंग है या आप किसी स्ट्रेस में हैं, तो आप उसको किस तरह क्योर करेंगे। तो आपने खुद भी सुना है कि केयर इज़ बेटर देन क्योर, तो वो आप केयर आप पहले से अगर करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, तो वो आपके फ्यूचर में आपको बहुत हेल्पफुल करती हैं। तो मेरा ख्याल फ़िज़ियोथेरेपी इस वक्त बहुत ही क्रूशियल प्रोफेशन है, जिसमें हम सब ने ऑब्वियस सी बात है कि बहुत मेहनत की। मैं 24 इयर्स से लियाकत नेशनल में हूँ, तो वहाँ पे मैंने फ़िज़ियोथेरेपी को बहुत ऊपर आते हुए देखा है, किस तरह से हमने चीज़ों में मेहनत की है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट की, लियाकत के हॉस्पिटल की बात करें, हर फील्ड में एज ए फिज़ियोथेरेपिस्ट अपने क्रूशियल रोल जो है वो प्ले कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मिस फ़रा, ये बताइएगा कि जब मैं पुराने अगर मैं आपकी 24 साल तो आपने ही बता दिया, अगर हम उस दौर से अब तक के उसमें बात करें, तो क्या मेजर चेंजेस आई हैं फ़िज़ियोथेरेपी के शोबे में, अगर मैं जानना चाहूँ, मशीन्स के हवाले से, नई चीज़ों के हवाले से? क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारी ऐसी मशीन्स आई हैं जो बहुत फ़ायदेमंद हैं आपके लिए। देखिए, हम लोग का फोकस ना मशीन्स पे कम है, क्योंकि अब जो रिसर्च बेस्ड है ना, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब टेक्नोलॉजी है, नो डाउट, बट टेक्नोलॉजी के साथ आपकी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा जो है ना मॉडिफाई हो चुकी हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आप पहले से ही लेते हैं ना, तो आप प्रॉब्लम्स में कम इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो मोडालिटीज़ या टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ रिसर्च बेस्ड काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। रिसर्च में आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि आपने मरीज़ को सिर्फ मशीनों से नहीं ठीक करना,
उनको इस तरह की Exercises, टेक्निक्स बतानी है, एक्सरसाइजेज बतानी है, ऐसी प्रिवेंशंस बतानी है, और जिसकी वजह से वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। पेन मैनेजमेंट तो आपने किया, शॉर्ट टर्म पेन आपने ठीक कर दिया, लेकिन अगर किसी के मस्कुलर डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर्स हैं, आपने उसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देनी है कि उसकी लाइफ फ्यूचर में बहुत ही अच्छी फंक्शनल रहे, और वो अपनी जो भी जॉब है या जो भी उसकी आगे की लाइफ है वो अच्छे से गुजार सके। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी नो डाउट बहुत सारी हमारी मशीन्स, हमने भी बहुत सारी नई मशीन्स ली, लेकिन मैं बेहतर समझती हूँ उन एक्सरसाइजेस का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, उन मशीन्स का इतना रोल नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइजेस और वो जो टेक्निक्स जो हम मैनुअल टेक्निक्स की बात करते हैं, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो रिसर्चेज है कि रिसर्चेज आपको इंडिविजुअल पेशेंट केयर पे काम हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले हम कहते थे जेनरिक पेन रिलीफ कर दिया, बस मसल की स्ट्रेंथनिंग करा दी, अब ऐसा नहीं है। अब इंडिविजुअल प्रॉब्लम को लेके हम ट्रीट करते हैं रिसर्च बेस। क्या फिजियोथेरेपी के साथ मेडिसिन का भी रोल है, या आप समझती हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि उनको फिजियोथेरेपी की जहाँ ज़रूरत है वो पेन किलर्स खा लेते हैं, तो इस तरह भी लोग थोड़ा सा मैनेज कर रहे होते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि टेक्निक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, साथ में मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है? ऑब्वियस सी बात है कि जब एक्यूट पेन होता है तो एक्यूट पेन में लोग चाहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, तो थोड़ा बहुत मेडिसिन लेके उसको सबसाइड कर लेते हैं, लेकिन मेडिसिन उसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि मेडिसिन तो आपका पेन से रिलीफ करेगा, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनको स्टॉप कर देगा कि पेन फील ना करें, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म जो आपकी हेल्थ फिटनेस है वो तो फिजियोथेरेपी से ही आ गई। आपकी जो मैनुअल टेक्निक्स हैं और आपकी जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो मेडिसिन भी ज़रूरी होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, मेडिसिन भी ज़रूरी हैं, बट मेडिसिन के साथ साथ आपने मेडिसिन को कब ड्रॉप करना है। जितना आप एक्सरसाइजेज अच्छे करते हैं आप मेडिसिन को उतनी जल्दी ड्रॉप कर देते हैं, वरना सिर्फ आपने मेडिसिन खाना और अपने पेन को मैनेज करते रहना, तो उससे आपकी फिटनेस अच्छी नहीं होगी, उससे आपकी फिटनेस पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, एक कॉल है, कॉल भी लेते हैं साथ साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंबर, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, प्लीज। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी प्लीज, जरूर जरूर। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे जो है ये पूछना था, मैं दरअसल गिर गया था, तो मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, जो साइड रान की होती है ना, टांग के ऊपर की साइड की फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा, तो उसका ऑपरेट मैंने कराया था, कोई नंबर 9 को मेरा ऑपरेट हुआ था। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सवाल को थोड़ा छोटा कर लीजिए जी। तो अच्छा, मुझे जो है वो ये पूछना है कि मैं जो अब माशाल्लाह खड़ा हो गया हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन हल्की सी लड़खड़ाहट है मेरे पाँव में, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि मुझे थेरेपी की ही जरूरत है, या डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि आप स्टिक लेके चलें अभी, और कुछ अरसे स्टिक से चलें, फिर इसके बाद वैसे भी चलें। वैसे भी चल रहा हूँ, वैसे चलने में कोई ट्रबल तो नहीं हुई, लेकिन हल्की सी जो है वो झोल आ रहा है। समझ गया। किसी लड़खड़ाहट आ रही है, जिस पाँव में फ्रैक्चर है तो हल्का सा लड़खड़ाहट आ रही है उसमें। तो मुझे ये पूछना था कि ये फिजियोथेरेपी की इसकी जरूरत होगी या इस तरह स्टिक लेके चलूं कुछ अरसे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी नहीं, असल में होता ये है कि जब भी पोस्ट फ्रैक्चर्स आप ट्रीटमेंट करवाते हैं ना अपनी, तो कुछ अरसे के लिए जो है ना डॉक्टर आपको कह देता है कि आप इमोबिलाइज रहें या वेट बेयर नहीं करें, लेकिन साथ ही साथ हम फ्रॉम द फर्स्ट डे पोस्ट ऑप जो है ना पेशेंट की फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, और हम 3 मंथ्स में पेशेंट को इतना कर देते हैं कि जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं कि आपको लिम्पिंग फील हो रही है थोड़ी बहुत, जो आपको लड़खड़ाहट आप कह रहे हैं, तो वो बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर अभी भी आपको है तो अभी भी आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, क्योंकि मसल डिसबैलेंस हो जाते हैं आफ्टर सर्जरी ना, तो फ्रैक्चर के बाद भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर बोन कोई शॉर्ट हो गई है उसकी वजह से भी।
तो आप जो है फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, आप हमारे डिपार्टमेंट आएँ, हम आपकी फिजियोथेरेपी कराएंगे फेज़ 2 की, तो इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। मिस फरा दीबा हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजर फिजियोथेरेपी सर्विसेज लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। बात करेंगे इसके बाद स्पेशलिटी बेस्ड फिजियोथेरेपी के बारे में कि किन किन डिपार्टमेंट्स में किन किन चीज़ों में और सपोर्टिव हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। एक कॉल है, मैं चाह रही हूँ कि कॉल लेके हम सवाल ले लेते हैं, फिर हम इसके बाद ब्रेक लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। We will be right back after this short commercial break. लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में हम आपकी तिब्बी जरूरत और हालात के मुताबिक आला मेयार की फिजियोथेरेपी सर्विसेज फराहम करते हैं। चाहे आप सर्जरी के बाद सेहतयाब होना चाहते हो, जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो या अपनी मूवमेंट और तर्ज जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, हमारे तजर्बेकार फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। ये फिजियोथेरेपी सर्विसेज मेन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के अलावा नाजमाबाद और शाह फैसल कॉलोनी मेडिकल सेंटर में भी मौजूद हैं। मजीद मालूमात और अपॉइंटमेंट के लिए LNH चैटबॉट नंबर के जरिए राब्ता करें 021-111-456-456। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मिस फरा दीबा मौजूद है, मैनेजर फिजियोथेरेपी सर्विसेज लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। एक कॉल लेते हैं मिस फरा, फिर नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फरा साहिबा की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। काबिल-ए-इज़्ज़त रिस्पेक्टेबल अंबर बाजी आपके खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आज पहला घंटा मिस हो गया है, शायद दूसरे घंटे में शायद कुछ सीखने को मिल जाए। अच्छा बाजी से मैं ये कहूँगा कि ये जो जोड़ों के दर्द में जैसे हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है या ज्वाइंट निकल जाता है, उसको दोबारा सेट करते हैं ना, तो इसमें फिजियोथेरेपी के अंदर जो पेन क्लियर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे गुर्दों पे या नेरों पे यानी दिमाग पे कोई साइड इफेक्ट होते हैं, इस बारे में बता दीजिएगा। और दूसरी जो अहम बात मैं कहूँगा ना कि फिजियोथेरेपी पे आपको बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करने पड़ेंगे, क्योंकि इस चीज को आज तक हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी अब इतना ज़्यादा वास्ट हो गया है कि एक प्रोग्राम में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं। तो लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हाँ, जब जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं या आर्थराइटिस की आप बात करते हैं या फ्रैक्चर की बात करते हैं, तो वहाँ फिजियोथेरेपी का तो बहुत अहम रोल है। आप भले नी रिप्लेसमेंट्स भी करा लेते हैं, हिप की भी सर्जरीज करवा लेते हैं, हाँ, लेकिन उसमें अगर आपने फिजियोथेरेपी नहीं कराई तो जो आपने सर्जरी कराई हुई होती है वो आपकी सर्जरी फेल हो जाती है। तो दोनों चीज़ों को, क्योंकि हम अब मल्टी डिसिप्लिनरी में काम कर रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि एक फील्ड, एक ही डिपार्टमेंट एक चीज़ पे काम कर रहा होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा कैलिब्रेटिव केयर पे काम कर रहे हैं। लाइक अब सब मिलके काम कर रहे हैं, चाहे सर्जन्स हों, चाहे मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, कंसल्टेंट्स हों हमारे, या फिजियोथेरेपिस्ट हों, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो। तो हमारी एक पूरी टीम है हॉस्पिटल में जो हम लोग सब मिलके काम करते हैं। तो इसमें है, ऑब्वियस सी बात है। और आप मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट बता रहे हैं, देखें हर चीज़ ज़्यादती अगर आप लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स, ज़्यादा पेन किलर्स आप लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं। तो बेहतर होता है कि आप मेडिसिन जब स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ में फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर लें, तो आप जल्दी मेडिसिन को छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। क्योंकि मैं फिर भी किसी पेशेंट से नहीं कहती कि आप अपने मेडिसिन को ड्रॉप करें। मेडिसिन आपने लेकर चलना होता है साथ साथ, बट जल्दी आप रिकवर हो जाते हैं और आपकी मेडिसिन आपसे ड्रॉप हो जाती। तो बेहतर ये है कि आप जो है एक्सरसाइजेस पे फोकस करें, ना कि आप मेडिकेशन और ये कहना। फिजियोथेरेपी फील्ड ऐसी है कि आपको पेन के साथ आपको बहुत अच्छी फिटनेस एक्सरसाइजेस भी बताती है जो आपको आगे चल के हेल्पफुल होती हैं। अच्छा मिस फरा, जब हम स्पेशलिटी बेस्ड फिजियोथेरेपीज़ की बात करते हैं तो किन किन एरिया में इसकी ज़रूरत पड़ती है?
असल में अगर मैं आपसे कहूँ तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था हमारा न्यूरो रिहैब। न्यूरो रिहैब पहले होता था, न्यूरो सर्जरीज होती थी, तो पेशेंट बेड बाउंड रहते थे सर्जरी के बाद बहुत दिन तक। लेकिन अब हमने स्पेशलिटी सर्विसेज स्टार्ट करवा दी हैं, जिसमें जो आपकी स्पाइनल सर्जरीज़ हैं, तो स्पाइनल सर्जरीज़ में भी हम पेशेंट को विद बेल्ट टिल्टेबल स्टैंडिंग्स कराते हैं, व्हील चेयर पे हम बैठाते हैं, तो अर्ली मोबिलिटी मिल रही है। और इसी तरह से हम स्पेशलिटी में मज़ीद न्यूरो रिहैब को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे स्ट्रोक के पेशेंट्स, स्ट्रोक आपने देखा है कितना कॉमन है हमारी सोसाइटी में, तो स्ट्रोक के पेशेंट्स जो होते हैं हम उन्हें भी जो है ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हमारी एक स्पेशलिटी है जो न्यूरो है। इसके अलावा हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो ऑर्थोपेडिक में हमारे स्पोर्ट्स रिहैब, बिल्कुल हम उस पर अलग से काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स रिहैब जो आपके मेनिस्कल इंजरीज़ हैं, आपके शोल्डर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कॉमन होते हैं एथलीट्स में ये, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा नी रिप्लेसमेंट्स भी बहुत कॉमन हो गई हैं, क्योंकि लोगों का आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नीज़ बहुत ख़राब हो जाते हैं, कुछ लोग का प्रोफेशन ऐसा होता है, तो नी रिप्लेसमेंट्स बहुत हो रही हैं। तो नी रिप्लेसमेंट में भी हम स्पेशलाइज हमारी ट्रीटमेंट प्लान्स हैं जिस प्रोटोकॉल को हम फॉलो करते हैं। शोल्डर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ये आजकल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स एक सर्वाइकल, शोल्डर और नी, तो मतलब ये प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा कॉमन हैं कि आप अगर हमारी ओपीडी में आएंगे तो आपको उस वक्त ओपीडी में 10 पेशेंट हैं तो आपको 7 पेशेंट ऐसे ही मिल रहे हैं ना, और एक मरीज ने तो आप पे हमला कर दिया। एग्जैक्टली तो ये प्रॉब्लम आजकल हमारी प्रोफेशनली ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये ऑर्थोपेडिक। इसी तरह हम बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी हम सोचते थे यार प्लास्टिक सर्जरी में बस वो एक सर्जरी होनी है जिससे आपने बेहतर हो जाना है या कोई ग्राफ्ट लगना है, अब ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में भी बहुत स्पेशलाइजेशंस हो गई हैं। आपकी कॉस्मेटिक सर्जरीज के अलावा आपका बर्न रिहैब, हम बर्न रिहैब को अलग से ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी फिजियोथेरेपी की यस, क्योंकि अगर आपने कोई ग्राफ्ट लगाया है और अगर आपने उसकी एक्सरसाइजेज नहीं की तो ग्राफ्ट वहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, तो यू नीड एक्सरसाइजेज फॉर दैट। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं हैंड रिहैब, हैंड के बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ऑक्यूपेशनल अगर आप प्रॉब्लम्स देखें तो उसमें एक हैंड का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हैंड रिहैबिलिटेशन भी हमारे यहाँ बिल्कुल एक अलग स्पेशलिटी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं पीडियाट्रिक्स रिहैबिलिटेशन। पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन तो बहुत ही वास्ट एरिया है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम वो पेशेंट नहीं देख रहे हैं जो हमारे पास आउट पेशेंट आ रहे हैं ओपीडी में। जैसे आपने सुना होगा सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम और डिफरेंट ऑटिज्म तो अब ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये सीपी और डाउन सिंड्रोम तो मैं मतलब ईयर्स से देखती हुई आ रही हूँ। तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी फिजियोथेरेपी कराना, अर्ली स्टेज पे फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देना। कुछ बाय बर्थ प्रॉब्लम्स आते हैं मस्कुलोस्केलेटल, लाइक अगर आप अर्ब्स पैल्सी वगैरह आप देखते हैं बच्चों में बहुत कॉमन होती है, या फिर टॉर्टिकोलिस वगैरह डेवलप हो जाता है। पोस्चरल फीटस का अगर हेड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पोजीशन ऐसी होती है, तो टॉर्टिकोलिस वगैरह भी डेवलप हो जाता है, या मसल शॉर्ट होता है, या फिर हिप की डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं। तो उन सब में फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है। जितनी अर्ली स्टेज में आप फिजियोथेरेपी उसकी करवाते हैं तो पेशेंट उतनी जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हम आउट पेशेंट नहीं, इन पेशेंट में भी हमारा जो आईसीयू है, वहाँ पे न्यू नेटल आईसीयू है। न्यू नेटल आईसीयू में मेरे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं सीनियर्स, जो के बच्चे जो 1 दिन के 2 दिन के होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस के साथ, या पोस्ट उनकी सर्जरीज हुई होती हैं कोई, तो वो सारी सर्जरीज के बाद उनमें फिजियोथेरेपी हो रही होती है उनकी। एक कॉल लेते हैं, फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खालिद बोल रहा हूँ। जी खालिद साहब, तो ये परसों जो ब्राउन का प्रोग्राम आया था उसमें मैंने जो बताया था दूध और रूअफ़ज़ा में ब्राउन ब्रेड मिला के खाने का, बिल्कुल आपका उन्होंने बिल्कुल कहा भी था, आपके नंबर्स हाँ बताया भी था, लेकिन आपके नंबर्स नहीं थे हमारे पास। मेरे पास तो ये पीजीसीएल का ही नंबर है, बता दीजिए। 6636464110 366464110। ठीक है, आपको कांटेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया।
सो हम ब्रांड के शो की कॉल की, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, एक और यहाँ पर सवाल है, क्या आपकी जो फिज़ियोथेरेपी सर्विसेज हैं, आप लोग ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे, अगर मैं एडल्टरी एज की बात करूँ तो वो लोग घरों पे ज़्यादा होते हैं। मैं वही आपको बता रही थी कि जैसे अभी मैंने बात की पीडियाट्रिक्स की, तो पीडियाट्रिक्स के बाद हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट रोल विमेन हेल्थ का आता है। तो विमेन हेल्थ में आपकी एडल्ट्स भी होते हैं, ओल्ड एज अगर जीरियाट्रिक की हम बात करते हैं, और इसके अलावा फीमेल्स में और दूसरी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि वो अवॉइड कर रही थी डॉक्टर के पास जाना। जिस तरह से आप यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पैल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी यंग फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो फीमेल्स अवॉइड करती हैं डॉक्टर्स के पास जाने में ना। तो इसमें भी हम फिजियोथेरेपी जब एक्सरसाइजेज उनको करवाते हैं, उनके पैल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे काफ़ी उनकी अच्छी रिकवरी होती है। अगेन फिर जीरियाट्रिक की बात करते हैं तो जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन तो बहुत ही फोकस्ड है, क्योंकि हम शुरू से इस पे काम ही कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो आपने देखा भी है कि सीनियर सिटीजन भी हमारा बना ही इसलिए ताकि जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन आए, और वहाँ पे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं और वहाँ पे रेगुलर उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं। उसके अलावा मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनकी रेगुलरली हो रही होती है। और अगर वो पेशेंट जिनको घर पे नीड होती है फिजियोथेरेपी की, तो मेरा एक डिपार्टमेंट है जो होम हेल्थ को भी देख रहा है। तो होम हेल्थ फिजियोथेरेपी हम करवा रहे होते हैं। मेरे पास फीमेल थेरेपिस्ट हैं जो रेगुलर बेसिस पे होम हेल्थ पे जा रही होती हैं। मेरे मेल थेरेपिस्ट भी हैं जो रेगुलर बेसिस पे घर पर जाकर करवा रहे होते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को घर पे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं आ सकते हॉस्पिटल में, डिपार्टमेंट नहीं आ सकते, तो उनको घर पे नीड होती है, तो हम घर पे भी उनको 6 डेज थेरेपी दे रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाकई में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आने का मसला होता है। अच्छा, एक और सवाल कि देखें, स्ट्रेस जो है ना लाइफ में हर एज ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। तो बहुत दफ़ा आप क्या स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी मसल्स पे इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से फिजियोथेरेपी की ज़रूरत फिर बाद में पड़ती है? तो इस पे मैं जानना चाहती हूँ। जी, हाँ, ये तो है कि जब भी आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस होता है तो आपके मसल्स भी उसमें ना हाइपरटोनिक हो जाते हैं। लाइक स्ट्रेस की वजह से जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो इतने एक्टिवेट होते हैं कि आपके मसल्स की जो टोन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके मसल्स अगर कंटिन्यूस आप स्ट्रेस में रहते हैं और मसल्स आपके कंटिन्यूसली उसी हाइपरटोन में रहेंगे, तो मसल स्पाज़म में चले जाते हैं। और वो जो हाइपरटोनिसिटी होती है या स्पाज़म होता है, अल्टीमेटली वो आपकी प्रॉब्लम्स मस्कुलर स्टार्ट हो जाती हैं। और जब भी आपकी इस तरह के कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर्स स्टार्ट होते हैं, तो वो आपके बोन्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, आपके जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी बॉडी जो है इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर हम पहले ही स्ट्रेस को थोड़ा सा ट्रीट कर लें, क्योंकि फिजियोथेरेपी में सिर्फ और सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल ट्रीटमेंट इस तरह से नहीं है कि हम उनको लाइक मशीन्स लगा रहे हैं या उनको एक्सरसाइजेस करा रहे हैं। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी भी होती हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, जो कि करवाई जाती हैं पेशेंट को। वो करने से उसका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ होता है, और वो भी बाय मसल एक्टिविटी ही परफॉर्म हो रही होती है। तो वो भी करवाई जा सकती हैं, जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में जैसे आपके जो दिल के अमराज होते हैं, आपकी एंजियोप्लास्टी है या आपकी बाईपास वगैरह है, तो क्या उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है फिजियोथेरेपी की? हमारी एक बहुत ही क्रूशल सब स्पेशलिटी है कार्डिक रिहैबिलिटेशन। तो कार्डिक रिहैबिलिटेशन जो है, वहाँ पे हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं जो कि पोस्ट ऑप होते हैं, जो जिनकी बाईपास की सर्जरीज होती हैं, वाल्व रिप्लेसमेंट्स होती हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जिनकी एंजियोप्लास्टीज हुई हुई होती हैं, इस तरह की तमाम पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी होती है। हमारा एक डिपार्टमेंट वहाँ बना हुआ है, और वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे फ्रॉम द फर्स्ट पोस्ट ऑप डे हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फेज़ 1 होता है। ICU से हमारी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है, फिर पेशेंट स्टेप डाउन होता है रूम में, फिर भी हमारी थेरेपी कंटिन्यू होती है। अगेन जब वो वहाँ पे बेहतर हो जाता है, वाइटली स्टेबल होता है 2-3 दिन के बाद, तो फिर हम उन्हें अपने डिपार्टमेंट में, जो कि हमारे कार्डिक वार्ड में ही एक डिपार्टमेंट हमने बनाया हुआ है, वहाँ पे बुलाते हैं और वहाँ पे उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। पेशेंट डिस्चार्ज से पहले हम उसको स्टेयर क्लाइंबिंग तक करा देते हैं, ताकि पेशेंट की मोटिवेशन लेवल जो है वो इतना रहे कि उसे पता है कि वो घर जाके नॉर्मल बीइंग की तरह रहेगा। वरना अक्सर कार्डिक सर्जरी के बाद पेशेंट सोचते हैं यार अब सर्जरी हो गई, अब तो फिटनेस ख़त्म ना, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद आफ्टर डिस्चार्ज भी हमारे पास फेज़ 2 फेज़ 3 के पेशेंट्स आते हैं, जिनको हम मज़ीद
फिटनेस वगैरह पे कंटिन्यू रखते हैं और माशाल्लाह से पेशेंट हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं और आ भी रहे हैं हमारे पास पेशेंट्स। बिल्कुल। एक छोटा सा और कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और भी बहुत सारे पहलू हैं फिजियोथेरेपी के, उन तमाम चीज़ों पे डिस्कशंस करेंगे, कुछ सवालात भी आ रहे हैं वो भी शामिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मिस फरा दीबा मौजूद हैं, शी इज़ मैनेजर फिजियोथेरेपी सर्विसेज from Liaquat National Hospital. Stay tuned with us. We will be right back after this short commercial break. किसान भाइयों की पुरजोर फरमाइश पर अलगाजी ट्रैक्टर्स की जानिब से ईद स्पेशल पैकेज में तौसीह कर दी गई। आज ही अलगाजी के न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स NH 480 स्पेशल, NH 480 पावर प्लस, NH गाजी, NH 640, NH 850 स्टैंडर्ड, NH 850 लिफ्टोमैटिक बुक करवाएं और 50,000 से 60,000 रुपए तक की बेमिसाल बचत पाएं। तो फिर किसका है इंतजार? अभी करीबी डीलरशिप पे पहुंचो ना यार। अरे रुको, इस बड़ी बचत के साथ है इंजन की 2 साल की वारंटी भी। ये ऑफर महदूद मुद्दत और लिमिटेड स्टॉक पर है। कंपनी किसी भी वक्त ये ऑफर मंसूख या खत्म करने का इख्तियार रखती है। शराइत और ज़वाबित लागू है। लिसनर्स, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव और सुन भी रहे हैं। फेसबुक पे आप हमें लाइव देख सकते हैं www.fb.com/hotfm105। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए और 8881 के ऊपर भेज दीजिए। आप अंबर रज़ाक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी अपने तमाम शोज़ आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप हॉट एफएम 105 की जो वेबसाइट है www.hotfm.com.pk पे जाकर लाइव स्ट्रीमिंग दुनिया में कहीं पर भी सुन सकते हैं। इस वक्त मिस फरा दीबा मौजूद है, मैनेजर फिजियोथेरेपी सर्विसेज लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर फरा, हमने बाईपास और इन तमाम चीज़ों पे तो डिस्कशन कर लिया। अच्छा, एक दो सवालात थे कि जैसे आपने CP चाइल्ड के बारे में बच्चों के बताया, तो क्या उनको पूरी लाइफ जो है वो फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट रहती है? असल में डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ एबनॉर्मलिटी कितनी है। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी या सेरेब्रल पाल्सी सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है, डिफरेंट टाइप होती हैं। इसमें कंडीशंस होती हैं जिसमें फ्लैसिड भी होते हैं, स्पास्टिक भी होते हैं, पैराप्लेजिक्स भी होते हैं, लाइक जिनके लोअर लिम्स भी इन्वॉल्व हैं, अपर भी हैं, ट्रंक भी इन्वॉल्व है। कुछ लोगों की सिर्फ लोअर लिम इन्वॉल्व होती है, अपर लिम इतनी नहीं है। तो डिपेंड करता है कंडीशन वाइज ना कि किस तरह का CP है। लेकिन सेरेब्रल पैल्सी एक देखिए है तो ब्रेन डिजीज़ ना, हम उसको बेहतर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देते हैं, उससे बेहतरी काफ़ी आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक्सरसाइजेस की नीड रहती है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आपने फिजियोथेरेपी 1 साल करवाई और उसके बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हाँ, काफ़ी बेहतर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी फिटनेस की ज़रूरत रहती है, एक्सरसाइजेस की ज़रूरत रहती है। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। जब तक CP बच्चा है, लाइफ है उसकी, उसको थेरेपी या एक्सरसाइजेस करते रहना होता है। तो चाहे वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आके करवाए या घर पे उसे करवाया जाए, लेकिन उसकी फिजियोथेरेपी की नीड्स रहती हैं। बिल्कुल। फातिमा रिजवी का मैसेज है कि उनको नंबर्स चाहिए कि घर पे उसके फिजियोथेरेपी अरेंजमेंट के लिए। तो इनका चैटबॉट नंबर है मिस फातिमा रिजवी 021111456 456। यहाँ पर आप कॉल करके
डिटेल ले सकती हैं। और मिस फरा, आप कब से कब तक अवेलेबल होती हैं हॉस्पिटल मैं में? 9 to 5। 9 to 5 अवेलेबल होती हैं। आई होप मिस फातिमा, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, 021-111-456-456 पे। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगी कुछ हामला ख़वातीन के बारे में। शुरू से लेकर 9 मंथ तक डिफरेंट मसाइल पेश आते हैं हमल के दौरान, और स्पेशली जब मैं बात करती हूँ आपकी जब सी सेक्शंस होते हैं, तो क्या रोल है यहाँ पर फिजियोथेरेपी का, तो मैं ये चाहूँगी कि इस पर थोड़ी सी बताइएगा। असल में विमेन हेल्थ हमने सिर्फ माइंड सेट किया हुआ है कि सर्जरी होगी तो उसके बाद आप करना, ऐसा नहीं है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद 3 मंथ्स के बाद उसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाएं, तो जो उसको कॉम्प्लिकेशन सर्जरी की आती हैं, एक तो वो नहीं आएंगी। अच्छा। दूसरी, हो सकता है उनको सर्जरी की नीड भी ना पड़े, तो वो प्रिवेंशन भी है। अगर आप प्री नेटल ये सब करते हैं ना एक्सरसाइजेज, तो इससे आप सर्जरी से भी बच जाते हैं, आपकी जो डिलीवरी है वो इजी होती है। तो फिज़ियोथेरेपी जो है वो आप पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारे यहाँ हो भी रहा है। हमारे यहाँ रेगुलर वीक में 2 सेशंस होते हैं, जो हमारी गायनी में पेशेंट्स आ रहे होते हैं, उनकी वहाँ पे फिज़ियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो रही होती है, ताकि उनकी फ़िटनेस जो है वो जो अभी है वो मेंटेन रहे। और अगर उनकी सर्जरी हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आफ्टर दैट भी वो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रख सकें, तो उन्हें हम सारी जो प्रिकॉशंस और एक्सरसाइजेज हैं वो टीच कर देते हैं। लेकिन अगर सर्जरी हो जाती है तो भी हमारे यहाँ गायनी रिहैब प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे होते हैं। वार्ड्स में, HTU में हमारे थेरेपिस्ट जाते हैं और उनको एक्सरसाइजेस करवाते हैं, और माशाल्लाह से उनको अर्ली मोबिलाइज कर देते हैं, बेड से पहले देने की कोशिश करते हैं कि उनको खड़ा कर दें। और तो माशाल्लाह और पेशेंट काफ़ी रिकवर होते हैं। और अब अर्ली एक्सरसाइजेस करने से जो हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स में हैं कि टमी बहुत आउट हो रही है, मसल्स वीक हो गए हैं, तो उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है अगर वो रेगुलर बेसिस पे वो एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखें। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक उम्र में आके ज़ाहिर है ऑस्टियोपोरोसिस भी हो रहा होता है, चाहे हम फीमेल्स में ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं। फॉल गिरने का बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि बगैर किसी वजह के गिर गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई, ठीक है, और भी वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि व्हाट रोल डज फिजियोथेरेपी प्ले इन फॉल प्रिवेंशंस में? देखिए, बात यह है कि फॉल प्रिवेंशन कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से हो रही होती है, या तो आपके बैलेंस डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हमारे डिफरेंट बैलेंस करने के टेस्ट होते हैं जो हम पेशेंट्स पे कर रहे होते हैं। हमारे पास जो भी OPD में पेशेंट आता हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो यंग हो, किसी भी एज का हो, हम उसका ये टेस्ट करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्म है, हम उसको फिल करते हैं कि हमारा पेशेंट किस लेवल पे खड़ा हुआ है। तो हम उस लेवल पे उसका टेस्ट करते हैं, और जहां हमें लगता है कि वो मॉडरेट पर है, तो इसका मतलब उसको फॉल हो सकती है। तो हम वहाँ से फिर उसको जो प्रिवेंशंस हैं या उसकी हम प्रॉब्लम को देखते हैं क्या है जिसकी वजह से वो इतने लो लेवल पर आ रहा है। तो हम उन्हें बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस टीच करते हैं, और डिफरेंट एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं हमारी, मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हैं जो हम रजिस्टर्ड ट्रेनिंग कराते हैं। तो डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हम उन्हें कराते हैं, तो उससे उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सही। और ये जो बैलेंस डिसऑर्डर होता है, ये एक सर्टेन एज में जाके शुरू होता है? डिपेंड करता है। देखिए, एक तो ऑस्टियोपेनिया भी जो है ना, आपको मसल्स इतने वीक हो जाते हैं, या कोई न्यूरोलॉजिकल ऐसा डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी फॉल की हिस्ट्री बहुत कॉमन होती है। लेकिन ये एज फैक्टर तो है, जब 65 इयर्स के बाद आप एक्सरसाइजेज नहीं करते, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आप बेड पे लेटे रहते हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे फिर आप जब मसल्स वीक होते हैं, मसल्स की टोन कम होती चली जाती है, तो डिसयूज एट्रोफी हम जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक एज फैक्टर होता है, फिर हम उसे यूज़ भी नहीं कर रहे होते। तो दोनों रीज़न की वजह से मसल्स डिसबैलेंस हो जाता है। जब मसल डिसबैलेंस होगा, तो जब आप वॉक करेंगे उठ के बहुत दिनों बाद, या कम चलेंगे और एकदम से फिर चलना शुरू करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा ख्याल अगर हम पहले से इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें और उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें, तो काफ़ी अच्छी रिकवरी रहती है इसमें। अच्छा मिस फरा, जो फिजियोथेरेपी में ज़ाहिर है, जैसे आपकी बातों से जो मैं समझती हूँ कि मसल्स जो है ना वो आपको प्रॉब्लम करते हैं बहुत ज़्यादा। जब मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, तो आप क्या मशवरा देंगी कि किस एज से हमें इस पर बहुत ज़्यादा
ज़ाहिर है जब हम यंग होते हैं तो हमें हर चीज़ बड़ी एनर्जेटिक लगती है ना, हम जो कुछ भी करें हमें कभी फील नहीं होता कि हमने वॉक की या नहीं की, लेकिन हम सब सही कर रहे होते हैं। एक एज पे आके खुद फील होने लगता है कि हम शायद स्लो हो गए। और कुछ लोग जो हमेशा एक्टिव होते हैं उनको एज मैटर ही नहीं करती है। तो क्या टिप देंगे ऐसी कि हमें उस नौबत तक ना पड़ना पड़े कि हमारे मसल ख़राब हो जाए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना देखिए पड़े? पहले जब होता था ना, जब मैं अपनी स्टार्ट प्रोफेशन की बात करूं, तो मैं अक्सर पेशेंट से कहती थी कि नहीं, अब आप 35 प्लस हो रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो अब आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो अब आपको मसल स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। बट अब ऐसा नहीं है। अब हमारे यंग बच्चे भी जो हैं ना, क्योंकि उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गया Screen है, time. फिज़िकल फिटनेस बिल्कुल नहीं है। आप देखें हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है दिन में, स्टूडेंट्स अगर हम आप देखें, अपने बच्चों को देखें, तो घर में फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो मेरे हिसाब से आजकल हर बंदे को, चाहे वो छोटा बच्चा है उससे लेके ओल्ड एज तक, सबको अपना एक टाइम पीरियड एक्सरसाइजेस का बनाना चाहिए। क्योंकि आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है कि आप दिन में कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी, हम कुछ लोग जैसे हमें पेशेंट्स कहते हैं कि हम पूरा दिन खड़े होकर काम कर रहे हैं, वो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, बट इट्स नॉट एन एक्सरसाइज। So true. एक्सरसाइज इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्लान फिजिकल एक्टिविटी। तो वो आपको, अगर आप नहीं प्लान करते हैं तो आप उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। तो आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, एरोबिक एक्सरसाइजेज। हम सिंपल एरोबिक एक्सरसाइजेस किसको कहते हैं? वॉकिंग, रेगुलर वॉकिंग अगर आप अपनी लाइफ में रखें कि मैंने आज 1 घंटा चलना है। बस स्टार्ट ऑब्वियसली बात है, आप कम टाइम से लेते हैं, ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते हैं, और आपने उसको करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। आपने रूटीन बना ली, जिस तरह आपने लंच या डिनर करना है, तो इस तरह आपने एक एक्सरसाइज भी लाइफ में बिल्कुल ऐड कर लेना है। तो अगर आप वो करते रहते हैं ना, तो फिर आप फिट रहते हैं। तो ये हर एज के बंदे को नीड है आजकल। और मेरा अपना यही मशवरा है लोगों को कि स्क्रीन टाइम अपना कम करें, मोबाइल यूज़ कम करें, और अपनी फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करें। सही बात है। अभी मैं कोई टिकटॉक था या कोई इस पे, सॉरी मैं फिर इस वीडियो उसकी बात करी, लेकिन वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। उन्होंने कहा कभी अपनी ज़िंदगी में जब आप वॉक कर रहे होते हैं हम म्यूज़िक लगा लेते हैं। कहते कभी म्यूज़िक के बगैर वॉक करके देखें, कभी खाना खाते हुए टीवी या मोबाइल के बगैर खाना खा के देखें, सिर्फ एक दिन करके देखें आपको कैसा फील होगा। अब तो हम वॉक भी करते हैं तो कानों में कुछ लगा होता है, और खाना भी खाते हैं तो सामने स्क्रीन होती है। तो आपको पता है इस पे रिसर्चेज हो रही हैं, स्पेशली बच्चों में जो ऑटिज्म डेवलप हो रहा है उसका रीज़न स्क्रीन टाइम है। सबसे बड़ा रीज़न स्क्रीन टाइम है। हमारे यहाँ डॉक्टर रमन है, वो तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई बच्चों का स्क्रीन टाइम आप कम से कम रखें, उनकी स्लीप पे फोकस करें, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे फोकस करें। तो रिसर्चेज हो रही हैं इस पर बहुत ज़्यादा कि ये जो स्क्रीन टाइम है ना, इसको किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफ में कम से कम रखें और फिज़िकल एक्टिविटी को ज़्यादा करें। तो जितना आप करते हैं, जैसे मैं डायबिटीज़ की बात करूँ, टाइप 2 डायबिटीज़ में कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा पहले भी पता चल जाता है ना, अब प्री डायबिटीज़ होते हैं, आपको पता है आपका HbA1c थोड़ा सा नियर टू आ रहा है उस लेवल पर, तो अगर आप उसमें एक्सरसाइजेस करें, रिसर्च है, ये अमेरिकन जो डायबिटिक एसोसिएशन है और WHO है, उन्होंने इस पर भी रिसर्च की हुई है। वो ये कहते हैं कि 150 मिनट्स से लेके 300 मिनट्स तक अगर आप रेगुलर बेसिस पे, मतलब पूरे वीक में आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उसको काफ़ी ओवरकम कर देते हैं। सो ट्रू। तो आप इसमें एरोबिक एक्सरसाइजेस करें तो आप बहुत बेहतर। और अगर आप इस पर फिर आप रजिस्टर्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें और वो आप टाइम इंक्रीज करते रहें ग्रेजुअली। आप रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस का ये कि आप 75 से एटलीस्ट 150 मिनट्स, तो वो अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आ जाए तो आपकी डायबिटीज़ भी बहुत बेहतर हो जाती है। So true. क्योंकि डायबिटीज़ में भी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। कुछ लोगों की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, तो वहाँ पे मसल की इन्वॉल्वमेंट तो हो ही जाती है, आपकी न्यूरोपैथीज डेवलप होती हैं, तो वहाँ पे आपको नीड होती है एक्सरसाइजेस के। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। बल्कि मैं कहूँगी हर चीज़ में वॉक की ज़रूरत है। कभी कोई कहे ना कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर यही मशवरा करते हैं कि वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि वॉक जो है ना ये बड़ी अहम है। आप 1 घंटा कहती हैं, मैं कहती हूँ कि लोग 20-25 मिनट ही अपने लिए हर दिन भी निकाल लेना तो बड़ी बात है। निकालना चाहिए मतलब फोकस करें। हमारा ही काम है कि हम, आपने बहुत अच्छा आज फोरम दिया है मुझे बात करने की, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, तो हमें फोकस करना चाहिए अपनी वॉक पे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे, एक्सरसाइजेस पे। अगर हम नहीं करेंगे ना तो हम
बहुत अर्ली एज में ही जो है ना वो ओल्ड हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। सो ट्रू, बिल्कुल आपने से कि एक छोटा सा और कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। PSL इज़ ऑल्सो हेयर, ठीक है, तो स्पोर्टमैन चाहता है कि क्या फिजियोथेरेपी की क्या रोल है इसके अंदर। एक कॉल पहले ले लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी है? इकबाल ताजुद्दीन बोल रहा हूं। जी इकबाल साहब जल्दी से बता दें, ब्रेक कर ये आज मैडम खरा आई है। जी जी, फिजियोथेरेपिस्ट को सवाल करना चाहेंगे। हाँ, सवाल ये है कि मैडम कैसी है? सवाल मेरा ये है कि ये आजकल जो ऑनलाइन फेसबुक पे ये सुकून वालों का आ रहा है एक कि जो है ये 5 कतरे जिसम पे कहीं कहीं लगाए तो 2 मिनट में सुकून। तो ये ऑनलाइन में मेरे को जब मंगाया था तो मेरा मैंने तो किसी को दे दिया। अच्छा, तो ये फायदेमंद है। दूसरा ये कि फॉल्स होने से कोई तकलीफ है जिसम को आइडिया के लिए नुकसान है फॉल्स होने से? नहीं, कैसे सोने से? फॉल्स पे अगर हम सोते हैं तो। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद आते हैं और कॉलर का सवाल करते हैं, पूछते हैं। We will be right back after this short commercial break. किसान भाइयों की पुरजोर फरमाइश पर अलगाजी ट्रैक्टर्स की जानिब से ईद स्पेशल पैकेज में तौसीह कर दी गई। आज ही अलगाजी के न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स NH 480 स्पेशल, NH 480 पावर प्लस, NH गाजी, NH 640, NH 850 स्टैंडर्ड, NH 850 लिफ्टोमैटिक बुक करवाएं और 50,000 से 60,000 रुपए तक की बेमिसाल बचत पाएं। तो फिर किसका है इंतजार? अभी करीबी डीलरशिप पे पहुंचो ना यार। अरे रुको, इस बड़ी बचत के साथ है इंजन की 2 साल की वारंटी भी। ये ऑफर महदूद मुद्दत और लिमिटेड स्टॉक पर है। कंपनी किसी भी वक्त ये ऑफर मंसूख या खत्म करने का इख्तियार रखती है। शराइत और ज़वाबित लागू है। सामीन अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव और देख भी रहे हैं फेसबुक पेज पर www.fb.com/hotfm105। मिस फरा दीबा आज हमारे साथ मौजूद है, मैनेजर फिजियोथेरेपी सर्विसेज लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। कॉलर का सवाल था कि जो ऑयल है, डिफरेंट किस्म के ऑयल, ब्रांड का नाम नहीं लेते हम अभी, कि वो कितना फ़ायदेमंद है आपकी जॉइंट पेन की पेन रिलीफ के लिए, और फर्श पे सोने से क्या हड्डियों में मसले हो सकते हैं? जैसे मैं आपको कंटिन्यूस एक ही बात बता रही हूँ कि फिजियोथेरेपी इज़ बेसिकली लॉन्ग टर्म आपका जो ना फिटनेस है। तो मेडिसिन आप यूज़ करें, ऑयल यूज़ करें, जेल यूज़ करें पेन मैनेजमेंट के लिए, वो सब आपने करना आप करें। वो आपको एक्यूट पेन को कुछ टाइम के लिए सबसाइड कर देता है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म अपने आप को फिट रखना है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा फंक्शनल बनाना है तो फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप कोई भी ऑयल यूज़ करें, कोई मेडिसिन यूज़ करें, बट साथ में आपको फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेस तो करनी पड़ेंगी। सही बात है। अच्छा, मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं सवाल करना चाहती थी कि वहाँ क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं एथलीट, स्पोर्ट्समैन और इन सब लोगों के लिए? हमारे पास बहुत सारे एथलीट्स आते हैं जो कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन हमारा एक डिपार्टमेंट है बना हुआ। तो वहाँ पे हमारे पास उसमें क्रिकेटर्स भी आते हैं, फुटबॉलर्स भी आते हैं, थ्रो बॉलर्स भी आते हैं, बहुत सारे। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी वही पार्ट ही है कि आपने एक्सरसाइजेस करना है, लेकिन स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना उनको थोड़े से प्रोटोकॉल चेंज होते हैं, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसकी फ़िटनेस और एक स्पोर्ट्समैन की फ़िटनेस डिफरेंट होती है। उसको अर्ली अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में आना होता है, और उसके मसल्स एक आम बंदे से, एक आम पब्लिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे फ़िटनेस एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। तो उन्हें हमें अर्ली लेकर जाना होता है, तो हम उनके बहुत प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बनाते हैं और उस पर हम काम करते हुए हम उन्हें फिटनेस की तरफ या फंक्शन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं सवाल करना चाहूँगी कि अगर ब्रीदिंग ट्रेनिंग और आपकी जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है उससे रिलेटेड लियाकत नेशनल में क्या फैसिलिटीज़ हैं? अच्छा, ब्रीदिंग जो आपकी टेक्निक्स हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि सम टाइम हम देखते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से भी ये मसाइल आते हैं, तो ये कितना इफ़ेक्टिव होते हैं, स्पेशली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं?
अच्छा देखिए, बात है कि जैसे आपने कोविड-19 की बात की थी, तो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा फोकस ही हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी पे था ना, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस ही हो रही थी। तो हमारे यहाँ आईसीयू से ही चेस्ट फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। इवन वेंटिलेटर वाला जो पेशेंट होता है, वहाँ पे हम उन्हें चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं और उससे इतने अच्छे आउटकम्स मिलते हैं कि अगर पेशेंट की सैचुरेशन आपको 80 में या 70s में मिल रही होती है और आपकी चेस्ट फिजियोथेरेपी के बाद उसकी सैचुरेशन 90s पे चली जाती है। Really? और अर्ली वीन ऑफ भी इसी रीज़न की वजह से हो रहा था कि जितनी अच्छी पेशेंट की चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है, पेशेंट उतनी जल्दी वेंटिलेटर से ऑफ होता है। लोग समझते हैं कि वेंटिलेटर पे चले गए तो अब मरीज़ बाहर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारे पेशेंट वेंट से बाहर आते हैं और उसमें बहुत बड़ा फिजियोथेरेपी का रोल होता है कि वो चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं। और अब तो हमारे यहाँ डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं आईसीयू केयर में, जो कि सिर्फ और सिर्फ चेस्ट फिजियोथेरेपी पे फोकस नहीं कर रहे। चेस्ट फिजियोथेरेपी मसल्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज उन्हें करा रहे हैं, जो हम उनकी लिम्ब एक्सरसाइजेज करवा रहे हैं, हम उन्हें थोरेसिक एक्सरसाइजेज करा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मसल्स भी बेहतर हो रहे हैं। और अब तो हमारा और फ्यूचर में प्लान है कि हम आईसीयू में मशीन्स भी रखेंगे एक्सरसाइज की, ताकि पेशेंट बेड पे लेटे लेटे थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर ले। हम वहाँ पे टिल्ट टेबल स्टैंडिंग भी कराते हैं, वेंटिलेटर के साथ पेशेंट को आउट ऑफ बेड मोबिलाइज भी करते हैं। तो फिजियोथेरेपी बहुत काम कर रही है। और इसके अलावा भी हमारे आउट पेशेंट्स भी आते हैं जिनको चेस्ट कॉम्प्लिकेशन होती है, लॉन्ग टर्म उनको फाइब्रोसिस है, हाँ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, ब्रोंकाइटिस के साथ आ रहे होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स आते हैं। तो हम उन्हें ओपीडी में पल्मोन रिहैबिलिटेशन देते हैं, जिसको हम पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का नाम देते हैं। तो वहाँ पे हम उन्हें फिजियोथेरेपी करा रहे होते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, उनमें वॉक भी होती है, साइकिलिंग भी होती है, हमारे पास ट्रेडमिल्स वगैरह भी हैं, हम उन पे एक्सरसाइजेस कराते हैं। उनका भी एक प्लान बनाया था, एक प्लान प्रोटोकॉल होता है। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कराची से इब्राहिम बोल रहा हूँ। जी इब्राहिम साहब। अच्छा, मुझे अपने कानों का मसला है, जिसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। मैंने साउंड के भी सारे टेस्ट कराए हैं, तो मेरे कान में जो है ना सनसनाहट होती रहती है। मैं बाहर निकलता हूँ तो नहीं होती, जैसे ही घर पे आता हूँ तो सुन जैसे कोई स्पीकर खुला और रह गया हो, तो टीवी भी देखो बैकग्राउंड में वो आवाज़ जो है ना वो आती रहती है। तो इसके लिए कोई एक्सरसाइज है? एक ने कहा कि च्युइंगम चबाया करें आप, ठीक है? ये थोड़ा ठहर के जवाब देना। अच्छा ठीक, ठहर के जवाब दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठहर के जवाब देते हैं। और इनका नंबर भी इनको मिल गया जी। तो इन्हीं की बात, सवाल का जवाब दें इनका। अच्छा, बात यह है कि आपका कह रहे हैं कि ईयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईयर का प्रॉब्लम अगर आपको है भी या नहीं भी, तो भी आप थोड़ी सी अगर एक्सरसाइजेज अपनी करेंगे तो आपकी फ़िटनेस बहुत बेहतर होगी। क्योंकि अक्सर होता है कि हमारे ईयर में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपकी बॉडी को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइजेज करते हैं उनके लिए, तो वो आपकी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। आप कह रहे हैं कि आप बाहर जाते हैं तो आपको शोर महसूस नहीं होता, आपके कान सही रहते, घर पे आते हैं खाने को। तो ये वाली चीज़ तो देखें ऐसा क्यों हो रहा है, घर पे क्यों इस तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन एक्सरसाइजेस के तौर पर आप, हाँ सही कहा किसी ने कि आप च्युइंगम चबाइए, और ये वाली एक्सरसाइजेज हैं, ब्लोइंग एक्सरसाइजेज हैं, आप वो करें, थोड़ा सा मसाज करें, एयर के पास थोड़ा सा मसाज करें। और इसके अलावा नेक की एक्सरसाइजेस करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक की एक्सरसाइजेस करने से जो आपका वेस्टिबुलर पार्ट है ना एयर के पास, जो वो बेहतर हो जाएगा, तो उससे भी आपकी ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल। बड़े मज़े का एक सवाल यहाँ पे आया 8881 के ऊपर। वो जो छोटे से बच्चे होते हैं ना, जो पैदा होते हैं बिल्कुल अभी, तो उनको भी मालिश और थोड़ी एक्सरसाइज हाथ में, तो कहते हैं उसका क्या रोल है? क्या हमें, क्योंकि पुराने ज़मानों में बहुत मालिश की जाती थी बच्चों की 1.25 महीने तक, ताकि बॉडी उनमें ताकत आए, तो क्या इस फिजियोथेरेपी उस एज में भी उनके हाथ पाँव हिलाना करना, ये करना, इसका कोई रोल है क्या? देखिए, बात ये है कि मसाज और एक्सरसाइजेस तो वो जब भी आप कराएंगे उसके बेनिफिट्स ही मिलते हैं ना आपको। क्योंकि मसाज बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपकी सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो आप मसल्स पे अगर मसाज देते हैं तो सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी, तो उसके इम्पैक्ट अच्छा होता है। नो डाउट उसके अपने अच्छे इफेक्ट्स हैं, करवानी चाहिए। एक्सरसाइजेस बच्चा खुद ही इतना माशाल्लाह से अगर नॉर्मल होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है,
तो आपको नीड नहीं होती एक्सरसाइजेस की, लेकिन मसाज थेरेपी आप बच्चों को दे सकते हैं, बिकॉज वो मसल स्ट्रेंथनिंग तो नहीं है, बेसिकली वो आपको सर्कुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो मसल फिटनेस के लिए अच्छा रहता है आप मसाज करा दें। लेकिन एक्सरसाइजेस बच्चा खुद इतना अच्छा फिट होता है, उसको ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अल्लाह ना करे अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपको फील हो रहा है, क्योंकि हमारी कुछ माइलस्टोन्स हैं कि हमें पता है कि बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसके कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं। वो सकिंग करेगा, वो हैंड मूव कर रहा है, वो लेग्स मूव कर रहा है, उसके बाद जैसे जैसे उसकी एज, डेवलपमेंटल एज आती है, तो वो अपनी बॉडी को पहले रोलिंग में स्टार्ट करता है, फिर अपनी हेड लिफ्ट करता है, फिर अपने बैक को लिफ्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर टाइम के साथ हो रही हैं तो इट्स नॉर्मल, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नॉर्मल नहीं है, आपको लगता है कि आपका बच्चा जिसको 3 महीने में अगर एक रोलिंग करनी चाहिए और अब वो 6-7 मंथ्स का हो गया नहीं है, तो आप उसको ज़रूर फोकस करें और उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उसको दिखाएं, और हो सकता है कि उसको फिजियोथेरेपी की नीड हो। ज़रूरी नहीं होता कि कोई सेरेब्रल पैल्सी हो, कुछ डिलेड माइलस्टोन्स भी होते हैं, कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली में चले आ रहे हैं कि बच्चा कुछ देर से काम करते हैं, तो हम उन बच्चों को ज़रूर उनसे कंसल्ट करें, डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से, ताकि अगर उनमें कोई अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको देख सकें। अच्छा ये बताइए मिस फरा, हमने हर शोबे से रिलेटेड फिजियोथेरेपी को कनेक्ट करके बात की, आप समझती हैं आज भी लोग फिजियोथेरेपी को इतना सीरियसली लेते हैं? लोग आते हैं सेशन कराने, आपके पास आते होंगे ज़ाहिर है, और कितना सीरियसली वो उसको लेते हैं कि आखिर वक्त तक सारे सेशंस लें? वो समझते हैं कि नहीं जी 1-2 सेशन में हम ठीक हो गए, या अभी फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें नहीं करना। तो कैसा लोगों का माइंडसेट क्या है फिजियोथेरेपी के बारे में? मैं अगर इन 25 ईयर्स में अपनी बात करूं, बहुत अवेयरनेस आ गई है। जब मैंने ख़ुद यहाँ पे एडमिशन लिया था फिजियोथेरेपी में, तो मुझे ख़ुद नहीं पता था कि फिजियोथेरेपी क्या है। मैं समझती थी इट्स अ पार्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि अगर एक छोटे बच्चे से भी आप पूछते हैं कि व्हाट इज़ फिजिकल थेरेपी, तो दे नो कि दिस इज़ एक्सरसाइज। वो आपको कम्प्लीटली नहीं बताते, बट वो उनको पता होता है कि एक्सरसाइज। तो पेशेंट्स को पता होता है इम्पोर्टेंस का, पेशेंट्स में इतनी अवेयरनेस आ गई। और ये जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, हर आदमी अगर वो लिख भी नहीं सकता तो वो स्पीकर, हाँ, बोल के ही वो अपना जो है ना मालूम कर लेता है कि यार नीड्स क्या। तो नहीं, पेशेंट बहुत ज़्यादा अब इस पर फोकस्ड हैं और अपना पूरा सेशंस रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम अस्सलाम, मैं फराबिद बात कर रही हूँ। जी मिस फरा। मेरी बच्ची के हाथ का ना मसला बहुत अर्सा पहले हुआ था, यानी कि 2017-18 में मैंने पूरे सेशन के करवाए थे इंडस हॉस्पिटल। ठीक है, हुआ क्या था हाथ में? वो ना सीढ़ियों से गिर गई थी नेबर्स के यहाँ से। ठीक है। उनके ना लेफ्ट हैंड में प्लेट पड़ी, फिर 31 स्टिच आए उसके। तो आप बिलीव करें, इंडस वालों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि फिजियोथेरेपी का रोल इतना अहम है कि उनका ज़ाहिर है जो एक्सीडेंट, मैंने आपसे प्लास्टिक सर्जरी की बात की थी ना, तो उसमें यही होता है कि आपकी सर्जरी के बाद अगर प्लेटिंग हुई है या इसके अलावा ग्राफ्टिंग हुई है, तो फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। बिल्कुल मिस फरा, कॉल्स बहुत सारी आ रही हैं, इतने सारे यहाँ पर मैसेजेस, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्लोज करूँ इसको। ठीक है, लेकिन हमें अब क्लोज करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज के कॉल्स हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे। मैं लियाकत नेशनल को उनकी मार्केटिंग टीम से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी वो लाइव सुन भी रहे होंगे हमें, कि भैया प्लीज़ एक सेशन और फिजियोथेरेपी का प्लान कर लें ताकि हम मिस फरा से कुछ और भी चीज़ें पूछ सकें। थैंक यू सो मच मिस फरा। आखिर में कुछ मैसेज देना चाहेंगी लिसनर के लिए लियाकत नेशनल की तरफ से, आपकी तरफ से? कैसा लगा शो पे आके, रेडियो के बारे में कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आप सबसे इम्पोर्टेंट तो कि आप अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों में। वैसे तो फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस अब बहुत हो गई, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे माइंड में होते हैं लोगों के जो वो पूछना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि इसके लिए हमें फिजियोथेरेपी की नीड है या नहीं है। तो एक तो ये क्लियर हो जाता है। तो आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है। लोग कहते हैं FM नहीं सुना जाता, बट ऐसा नहीं है। मैं ख़ुद पिछले 22 ईयर्स से ड्राइव कर रही हूँ, मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है, मैं FM सुनती हूँ। ज़रूरी नहीं 105 सुन रही हूँ, लेकिन मैं डिफरेंट FM के चैनल्स पे रहती हूँ, तो FM सुना जाता है। और लोगों को ऑब्वियसली बात है, आपका चैनल बहुत अच्छा है कि इससे अवेयरनेस डेवलप हो रही है। मैसेज मेरा यही है लोगों के लिए कि अपनी लाइफ में फ़िटनेस लेकर आएँ। फिटनेस कैसे लेकर आएंगे? आप फिज़िकल एक्टिविटी से अपनी एक एक्सरसाइज प्लान करें रेगुलर बेसिस पर, और रेगुलर बेसिस पे करें। और मोबाइल का यूज़ सबसे कम करें, क्योंकि आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं सर्वाइकल और शोल्डर पेन
उनके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं ना वो इसी वजह से हो रहे हैं कि मोबाइल यूज़ करने से। तो बस इसका थोड़ा सा यूज़ कम कर लें और अपनी फ़िटनेस पे ज़्यादा फोकस करें तो इंशाल्लाह। एक सवाल है, मैं जल्दी से कर लेती हूँ, आधा मिनट रह गया, कि जो हीट पैड्स यहाँ लिखा हुआ है, जो हीट पैड्स होते हैं या कोल्ड पैक्स होते हैं, वो कब कब इस्तेमाल करना चाहिए? अगर नॉर्मल मसल पेन है या स्वेलिंग है तो उसमें ठंडा या गर्म? जी, असल में हम लोग क्या करते हैं कि एक्यूट कंडीशंस में कोल्ड पैक यूज़ करवाते हैं, क्योंकि इस पर वक्त इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है तो हम कोशिश करते हैं सबसाइड करें। और हॉट पैक जो है हम ज़्यादातर क्रॉनिक कंडीशन में या मसल रिलैक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच मिस फरा। जल्दी से मैंने आपका आखिरी सवाल भी पूछ दिया जिन्होंने भी मैसेज किया था। थैंक यू सो मच आपका वंस अगेन। लियाकत नेशनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि बेहतरीन उनकी टीम हमारे पास आती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सेहत है तो दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, अल्लाह ताला की नेमत है ये। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।